हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बर्नर का सिद्धांत और सिजुइक का सिद्धांत हमने पढ़ा है और उस सिद्धांत में कुछ कमियां रह गई थी और उन कमियों को दूर करने के लिए पॉलिंग ने ये सिद्धांत दिया था, संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। संयोजकता बंध सिद्धांत है वो काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इस सिद्धांत के बारे में कई बार एग्जामों में पूछा गया है। यह वीडियो बीएससी सेकेंड ईयर और 11वीं क्लास और 12वीं क्लास और बीएससी फाइनल इन सब के लिए ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझ में आए। देखिए, संयोजकता बंध सिद्धांत की कुछ मुख्य अभिग्रहित हैं। दोस्तों, पॉलिंग ने वीवीटी सिद्धांत के बारे में या संयोजकता बंध सिद्धांत है उसमें ये बताया कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु के बाह्यतम कोश में जो विपरीत चक्रण वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में अतिव्यापन करके सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं और जिन परमाणु से अणु बनता है वो अपनी अणु बनने के बाद भी उन परमाणु की पहचान है वो बनाए रखते हैं, यानी उन परमाणु की पहचान होती है। और जो बंध बनाने के लिए जो परमाणु कक्षक हैं उनके बीच में अतिव्यापन होता है और ये अतिव्यापन जितना अधिक होगा बंध उतना ही प्रबल होगा। और बंध बनाने वाले जो परमाणु हैं उनकी जो स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है और ये जो कमी होगी तो जो अणु होगा वो स्थायी होगा। अब इस को हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, बर्नर व सिजुइक की कमियों को दूर करने के लिए पॉलिंग ने वीवीटी सिद्धांत दिया। देखिए, वे डी ब्लॉक के तत्व जिसमें D1 से D9 विन्यास होता है वे मुख्यतः समन्वय संख्या 6 वाले संकुलों का निर्माण करते हैं। मतलब डी ब्लॉक के तत्व जिनका इलेक्ट्रॉन विन्यास D1 से D9 होता है वे ही सामान्यतः 6 समन्वय संख्या वाले यौगिकों का निर्माण करते हैं। देखिए, D8 विन्यास वाले वो चतुष्फलकीय और वृक्क समतलीय ज्यामिति के संकुलों का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार D9 और D10 वाले वृक्क समतलीय और चतुष्फलकीय ज्यामिति का निर्माण करते हैं। अब हम एक उदाहरण द्वारा इसको समझें तो देखिए, ये एक डी ब्लॉक के तत्व का संकुल है। इस संकुल के अंदर जो जिंक है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 है और ऑक्सीकरण अवस्था +2 होने के कारण Zn+2 का इलेक्ट्रॉन विन्यास ये होगा Ar 3d10 40 4p0। क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण अवस्था +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं जिसे 3d10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब ये 3D मतलब D कक्षक 5 प्रकार के हैं और S कक्षक एक ही प्रकार का है तो एक है और P कक्षक है वो 3 प्रकार का है तो हमने 3 कक्षक लिखे हैं। अब जो D कक्षक है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो हुंड के नियम के अनुसार हमने इन इलेक्ट्रॉनों को इस D कक्षकों में हमने भरा है। जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो युग्मित हो चुके हैं। अब यहाँ पर बाहर की तरफ मतलब D कक्षक से बाहर की तरफ 4s और 4p कक्षक बचते हैं। इसमें 3 कक्षक तो p के हैं और एक कक्षक है वो s का है, इसीलिए इसमें sp3 संकरण होगा। sp3 संकरण की ज्यामिति होती है वो चतुष्फलकीय होती है और इसकी ज्यामिति को हम इस प्रकार बना सकते हैं। अब इससे पहले हमने जो सिद्धांत पढ़े थे उसमें ये जो क्लोरीन है बाहर की तरफ जुड़ा हुआ है जो कि हमने डॉट डॉट द्वारा दर्शाया है, जो कि बर्नर के अनुसार ये जो है प्राथमिक संयोजकता है और बाकी है वो द्वितीयक संयोजकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो NH3 है ये 4 है, मतलब लिगेंड या समन्वय संख्या 4 है तो समन्वय संख्या को द्वितीय संयोजकता होती है वो समन्वय संख्या के बराबर होती है। संकुल यौगिकों के निर्माण में केंद्रीय धातु आयन लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है और विभिन्न प्रकार के संकुल यौगिक
बन सकते हैं। मतलब इस सिद्धांत में संकृत कक्षकों का निर्माण होता है जो अधिक दिशात्मक होते हैं। कुल यौगिकों में मुख्यतः sp3d2, d2sp3 और sp3dsp2 संकरण होते हैं, जिसकी जो संरचनाएं होती हैं अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय और वृक्क समतलीय होती है। उनमें धातु के खाली कक्षक और लिगेंड के बड़े कक्षकों के मध्य जितना अधिक अतिव्यापन होगा उतना ही प्रबल बंध है वो बनता है, जो कि हमने पहले इनके जो अभिग्रहित थे उनमें हमने पढ़ा था। धातु के जो बड़े हुए कक्षक हैं लिगेंड के खाली कक्षकों के साथ समपार्श्वी अतिव्यापन करके पाई बंध का निर्माण कर लेते हैं। मतलब जो धातु होते हैं उन धातुओं का जो बड़ा हुआ कक्षक है वो लिगेंड के खाली कक्षकों से जो समपार्श्विक अतिव्यापन करके पाई बंध का निर्माण करता है। देखिए ये जो कक्षक हैं दोनों के अंदर समपार्श्विक अतिव्यापन होता है, जिससे ये जो बंध बनने वाला है वो पाई बॉन्ड होगा। जब धातु आयन के रिक्त कक्षकों में लिगेंड इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है तो धातु आयन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। उपसहसंयोजी संख्या 6 यानी कि अष्टफलकीय वाले जो संकुल होते हैं उनके गुणधर्म क्या क्या हैं। देखिए अष्टफलकीय संकुल में विभिन्न गुण पाए जाते हैं, जिनमें sp3d2 या d2sp3 संकरण पाया जाता है। अब इसको निम्न जो उदाहरण हैं उनके द्वारा हम समझ लेते हैं। देखिए एक ये संकुल है और इस संकुल में जो फेरस है उस फेरस का इलेक्ट्रॉन विन्यास ये है और इस संकुल के अंदर की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, इसलिए इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, 2 तो ये और 3d6 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो यहाँ पर 3d5 बचता है। डी कक्षक 5 प्रकार के हैं तो हमने 5 कक्षक लिखे हैं और s 1 प्रकार का है और ये 3 प्रकार के हैं जो कि p कक्षक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर समन्वय संख्या 6 है, अतिव्यापन के लिए 6 कक्षकों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर देखिए 3 तो p कक्षक के हो गए और 1 s कक्षक के हो गए। तो यहाँ पर उत्तेजित अवस्था में आके ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये युग्मित होना प्रारंभ होंगे और युग्मित होकर इस प्रकार ये व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे 2 खाली कक्षक d के प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचता है, तो इस संकुल का अगर हम चुंबकीय गुण देखें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये संकुल अनुचुंबकीय होगा, मतलब इसमें चुंबकीय गुण पाए जाएंगे। Cn है वो इलेक्ट्रॉन इन खाली कक्षकों में आसानी से दे देता है और इस प्रकार ये d2sp3 संकरण प्राप्त होता है और इसकी ये ज्यामिति है। अब ये जो डी कक्षक है आंतरिक है, क्योंकि इसके बाहर होता है, जैसे 4p है, 4p के बाद में आगे जो 4d आता है तो 4d काम में आता, संकरण में भाग लेता तो ये बाह्य कक्षक होता, लेकिन ये आंतरिक जो डी कक्षक है वो संकरण में भाग ले रहा है। इसके बारे में विस्तार से हम आगे और देख लेते हैं। देखिए इस संकुल यौगिकों में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, जिसके कारण इसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है। सूत्र ये होता है म्यू बराबर n ब्रैकेट n प्लस 2। तो यहाँ पर n बराबर 1 है तो 1 ब्रैकेट 1 प्लस 2, तो इस प्रकार टोटल 3 आ जाता है। तो √3 इसका बोहर मैग्नेट इसका जो इकाई है आंतरिक डी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। इस प्रकार के जो संकुल यौगिक होते हैं उन्हें आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल या चक्रण युग्म संकुल कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है 2015 में, ये पूछा गया था निम्न चक्रण संकुल क्या है समझाइए। तो आप इस प्रकार का कोई भी एक संकुल का उदाहरण देकर आप समझा सकते हैं। अब देखिए ये जो संकुल होता है d2sp3 संकरण वाला, इसकी जो ज्यामिति होती है वो अष्टफलकीय होती है, क्योंकि ये संकरण जिसमें पाया जाता है उन सभी संकुल यौगिकों की जो ज्यामिति होती है वो अष्टफलकीय होगी। अब एक उदाहरण ये लेते हैं K3F6, ये संकुल है, इसमें Fe यानी फेरस की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, इसलिए यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो 3d5 रह जाता है। डी कक्षक में
5 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो संकरण में बाह्य कक्षक भाग लेते हैं, इसलिए sp3d2 मतलब s के 1 कक्षक, p के 3 कक्षक और d के 2 कक्षक काम में आते हैं, इसलिए sp3d2 संकरण इसमें होगा। इस संकुल के अंदर देखिए जो बाह्य कक्षक मतलब बाह्य डी कक्षक है, ये बाह्य डी कक्षक है। अगर ये संकरण में भाग लेता तो ये आंतरिक कक्षक होते, लेकिन ये बाहर के डी कक्षक इसमें संकरण में भाग ले रहे हैं। तो इस संकुल यौगिकों में F जो लिगेंड है दुर्बल है, मतलब जो F है वो दुर्बल है, जिसके कारण डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता। मतलब ये फ्लोरीन है, ये दुर्बल लिगेंड होने के कारण ये युग्मन में भाग नहीं लेता, इसलिए इस संकुल में sp3d2 संकरण होता है। इसी कारण इस प्रकार के संकुल यौगिकों को बाह्य कक्षक या उच्च चक्रण संकुल या चक्रण मुक्त संकुल कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अगर हम ऊपर वाले की बात करें तो ऊपर वाले में भी देखिए समन्वय संख्या 6 थी, तो यहाँ पर आंतरिक कक्षक भाग ले रहे थे, लेकिन इसके अंदर जो है वो बाह्य कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो दुर्बल लिगेंड है और यहाँ पर जो साइनाइड लिगेंड है वो प्रबल है। आगे ये उदाहरण और देख सकते हैं हम, इसमें देखो कोबाल्ट है +2 इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ये है। तो यहाँ पर भी 3d 4s 4p और 4d संकुल में कोबाल्ट +2 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, जिससे उसका D7 इलेक्ट्रॉन विन्यास रह जाता है और प्रबल लिगेंड के प्रभाव के कारण एक इलेक्ट्रॉन का तो युग्मन हो जाता है, जबकि दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम यानी 4d कक्षक में चला जाता है, जिसका कारण यह है कि इस संकुल के चुंबकीय आघूर्ण का मान 1.73 बोर मैग्नीट होता है, जो कि तभी संभव है जब इसके डी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित उपस्थित है। चुंबकीय आघूर्ण का मान है 1.73। 1.73 कब होगा? जब इसमें एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तभी होगा जब इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले कक्षक में यानी 4d कक्षक में चला जाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इस संकुल यौगिकों में रंग गुण प्रदर्शित करने की क्षमता पाई जाती है। उपसहसंयोजन संख्या 4 वाले संकुल यौगिकों में जो ये सिद्धांत है वो कैसे है, देखिए उपसहसंयोजन संख्या 4 वाले संकुलों में sp3 या dsp2 संकरण पाया जाता है। इन संकरणों के कारण इनकी संरचनाएं चतुष्फलकीय या वर्ग समतलीय होती है। यदि संकरण के बाद इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो वे चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो वो प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होंगे। और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा उसमें वो संकुल रंगीन भी होंगे, मतलब उनमें रंग गुण प्रदर्शित करने की क्षमता भी पाई जाती है। इस संकुल के अंदर निकल की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है और +2 होने के कारण इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो 3d8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसके बाद में 4s और 4p के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अब इसका हुंड के अनुसार इलेक्ट्रॉन बढ़ें तो इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, जो उत्तेजित अवस्था में आकर ये युग्मित हो जाते हैं, जिससे ये कक्षक खाली हो जाते हैं, जिसमें जो साइनाइड आयन है वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। डी का, एक एस का और 2 पी कक्षक के इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं, इसलिए इसमें जो संकरण होगा dsp2 और इसकी जो ज्यामिति होगी वर्ग समतलीय होगी। इस संकुल में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, इसलिए ये प्रतिचुंबकीय होता है और ये रंग भी प्रदर्शित नहीं करता है। अब इसी प्रकार ये संकुल लेते हैं, इसमें जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, तो 3d10 होगा और 3d पूरा भरा हुआ है, 4s और 4p कक्षक खाली रहेंगे, जिसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे। इसमें सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो युग्मित हैं, इसलिए ये भी प्रतिचुंबकीय होगा। संकुल यौगिकों में sp3 संकरण उपस्थित होता है, जिसकी वजह से इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है।
एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण यह प्रतिचुंबकीय होता है और रंग भी प्रदान नहीं करता। अब वीवीटी के अंदर इतना कुछ बताने के बाद में भी इस सिद्धांत में कुछ कमियां रही हैं, जो इस प्रकार हैं। यौगिक के स्पेक्ट्रम व्यवहार को न तो समझा सका और न इसकी व्याख्या कर सकता। मतलब जो स्पेक्ट्रम व्यवहार है उसको ये सिद्धांत नहीं समझ सका। ये धातु आयन की प्रकृति पर बहुत अधिक बल देता है, लेकिन लिगेंड के महत्व को नहीं समझाया। दूसरा इसमें यह है कि इस सिद्धांत के अनुसार जो धातु आयन की जो प्रकृति होती है उस पर तो ज़्यादा बल दिया है, लेकिन लिगेंड के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी है, लिगेंड का महत्व नहीं समझा। इसके अलावा देखिए, कोबाल्ट सेकंड प्रकार के संकुल यौगिकों में एक इलेक्ट्रॉन एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में जाता है और यह सिद्धांत इसे भी नहीं समझा सका। और इस सिद्धांत में संकुल की जो विकृति है उसको भी ये सिद्धांत नहीं समझा सका। कुछ लिगेंड जैसे जल है, हेलोजन है, इनके साथ तो बाह्य कक्षक संकुल का निर्माण करते हैं, जबकि जो साइनाइड और नाइट्राइड है NO2- इनके साथ आंतरिक संकुलों का निर्माण करते हैं। इस सिद्धांत के द्वारा इसको भी नहीं समझाया गया है। और कोबाल्ट सेकंड अत्यधिक प्रबल अपचायक प्रकृति का होता है। ये क्यों होता है इसके बारे में भी इस सिद्धांत के द्वारा नहीं समझाए जा सके। मुझे आशा है आपको ये वीवीटी थ्योरी है वो समझ में आई होगी। अगले वीडियो के अंदर हम उपसहसंयोजन यौगिकों का जो नामकरण है वो पढ़ेंगे और उसके जो नियम हैं वो भी हम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।